हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी अन अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं तो हमारा सबसे पहले तो मैं सभी को यार गुड आफ्टरनून बोलना चाहूंगा। और सभी लोग यार एक बार फटाफट से थोड़ा सा टाइम निकालो, 1 मिनट का, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी हमारे साथ इस सेशन के अंदर वो जुड़ सकें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एज आई टोल्ड यू, कई बार मैं बता चुका हूं, एक्वाटिक इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके क्लाइमेट का पार्ट। आपके यूपीएससी के अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं यहां से डायरेक्ट आपको मिलेंगे। इस मैं क्लास से आपको गारंटी दे रहा हूं, जितना भी एनवायरमेंट का टॉपिक होगा, पूरा एनवायरमेंटल साइंस होगा, क्लास से बाहर आपका नहीं आएगा, है ना। सो एक्वाटिक इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा था, तो एस्चुरीज एंड मैनग्रोव्स ये हमें पढ़ना है दोस्तों। यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए हमारी तैयारी चल रही है। सुमित 10 जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, सुमित 10 क्या है? सुमित 10 इज बेसिकली माय रेफरल कोड। ये मेरा रेफरल कोड है, इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए। चलिए दोस्तों, क्रैक प्रीलिम्स यूपीएससी एज क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज, या मैं बोल सकता हूं एज यूपीएससी एज मैक्सिमाइज योर चांसेस। ये प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों 2 मार्च को, आपको अनाउंस करके पूरा अच्छे तरीके से। बहुत पहले हमने इसके अनाउंसमेंट 2 मार्च से हमने स्टार्ट किया था। पूरी टीम जो है इस पे काम कर रही है दोस्तों। और इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, इस पूरे प्रोग्राम की बात करूं, तो बहुत अच्छे से अभी तक इसका रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बेनिफिट जो है वो दे पाया है दोस्तों। यहां पर बेसिकली हम पूरा आपका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रखा है हमने, मतलब फाउंडेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कंप्लीट फाउंडेशनल थिंग्स हैं। आपको कंप्लीट बेसिक पार्ट आपका क्लियर किया जा रहा है बहुत अच्छे से। बाकी यार इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी इज नॉट अ लाइक आपका केक वॉक। आपको बहुत सारी चीजें और भी करनी पड़ती है ना। तो यूपीएससी का एग्जाम जो है अपने आप में एक स्टैंडर्ड एग्जाम माना जाता है, दुनिया का सबसे कठिन परीक्षा इसको कहा जाता है। तो इतने आसानी से तो नहीं होता, बट यू हैव ऑल्सो यू मस्ट पुट सम एफर्ट बाय योरसेल्फ। आपको भी अपने तरीके से तरफ से कुछ एफर्ट जो है वो इसमें लगाने पड़ेंगे, और वो एफर्ट जब आप लगाओगे तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अगर आप और भी एफर्ट को अपने मिनिमाइज करना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि हम एफर्ट जो है और भी कम रहे हमारा, और जो चांसेस ऑफ सक्सेस है हमारा वो और भी ज्यादा हो, मैक्सिमाइज आप उसको करना चाहते हैं, तो आपके पास एक तरीका और भी है जो मैं बता रहा हूं, दैट इज एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। आप एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके लिए मैं बता दूं आपको, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स मेरा वहां पर चल रहा है। अभी लेटेस्ट इकोलॉजी का कोर्स मैंने वहां स्टार्ट किया सैटरडे संडे, और अभी 15 तारीख से मैं को नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। उसके बाद 20 तारीख को कोर्स लॉन्च हो रहा है, 25 तारीख को कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो जिन बच्चों ने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों, वो आ सकते हैं, जिनके पास है वो ऑलरेडी वो जाके एनरोल कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको दोस्तों, बहुत सारे बैचेस में यहां पर लेके आने वाला हूं अभी यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। तो ये जो सुमित 10 कोड है, बेसिकली कोड है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% डिस्काउंट। कैसे मैं बता देता हूं, देखो 2 ईयर का जो हमारा प्रोग्राम है, इसकी वैसे वैल्यू जो है, वैसा प्राइस जो है वो है आपका 92,000, बट अनअकैडमिक स्पेशल डिस्काउंट के रूप में अभी इसको कितने में दे रहा है, 52,000, है ना। बट आप मेरा कोड यूज करोगे तो यू विल गेट दिस कोर्स ओनली एट 43,200, ठीक है। 43,200 रुपए में आपको कोर्स मिलेगा। एक दिन का अगर मैं बात करूं 50 रुपीज अ डे, आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग अमाउंट, है ना। इससे ज्यादा कहीं तो आप खाने पीने में खर्च कर देते हो, और ये अपने सपनों की बात है यार दोस्तों। यहाँ पे आने का फायदा और क्या होगा मैं बता देता हूँ। देखो पीडीएफ आपको रेगुलर मिलेगी यहाँ पर। यहाँ पीडीएफ का कोई झमेला नहीं है जैसे आप यूट्यूब पे होता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है, सेकंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस होता है मेरा। आपको मैं ग्रुप में ऐड करूंगा, आपके साथ मैं दिन के अंदर 2 बार इंटरेक्शन करूंगा। ग्रुप पे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर मैं आपको देता हूं। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर आपके साथ में मैं करता हूं। सो सुमित 10 मेरा कोड है दोस्तों, अपने इस कोड को इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, गाइडेंस के लिए किसी को मना नहीं है, बट अगर आप सुमित 10 कोड यूज करते हो ना, मेरे लिए आसान हो जाता है ना। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकता हूं, मेरे लिए आसान हो जाता है। जो ग्रुप, जो बच्चों का जिन्होंने सुमित 10 रेफरल कोड यूज किया है, उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर सकता हूं, और मैं आपको बेहतर जो है गाइडेंस को प्रोवाइड कर सकता हूं। दोस्तों आज का बेसिक पार्ट है दोस्तों एस्चुरीज इकोसिस्टम, हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में बोल देते हैं ज्वार नद मुख, ठीक है। क्या होता है पूरा बताऊंगा। ज्वारनद मुख इकोसिस्टम, ज्वारनद मुख आपका इसको बोलते हैं इकोसिस्टम को, हिंदी एस्चुरीज को हम हिंदी में बोलते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र। तो ज्वारनद मुख पारिस्थितिक तंत्र इसका नाम होगा दोस्तों। एक बार गाइस सभी से रिक्वेस्ट है यार, गाइस जल्दी से इसको शेयर करो, ठीक है। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर शेयर कर दो। जितने भी बच्चे हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन। एस्चुरीज इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो देखो ये है हमारे पास क्या, ये समुद्र है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर, इधर समुद्र है, ये दिस इज हमारे पास क्या है दोस्तों, सी।
और इधर से ये क्या है दोस्तों, दिस इज रिवर, है ना। तो जब समुद्र से में आकर नदी जो मिलती है ना, तो जस्ट जहां मिलती है, तो ये जोन जो दिख रहा है आपको, जहां पर समुद्र और नदी जो है मिलती है, ये जोन जो है, इसी जोन को हम बोलते हैं क्या दोस्तों, आपका एस्चुरीज। आप बोलोगे सर समुद्र और नदी तो और भी कहीं मिलती थी जिसका नाम हम डेल्टा कहते हैं। हाँ, डेल्टा और एस्चुरीज दोनों सेम सेम टाइप की चीज है, बट हाँ थोड़ा सा दोनों के अंदर क्या है दोस्तों, परिवर्तन है, थोड़ा सा अंतर है। वो डिफरेंस क्या है, वो परिवर्तन क्या है, अभी मैं बताऊंगा। तो एस्चुरीज भी वो वैसा ही है और डेल्टा भी, बट दोनों में थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। सो एस्चुरीज इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एस्चुरीज का मतलब वो होता है जहां नदी का साफ पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्चुरीज इकोसिस्टम। यहां पर आपको पता है ये खारा पानी है, ये ताजा पानी है, तो सैलिनिटी जो होगी इसकी तो कितनी होती है, 0 से 5, और इसकी क्या होती है, ग्रेटर देन 35। तो इस दोनों जब मिलते हैं तो यहां पर सैलिनिटी कितनी हो जाती है आपका, 0 से 35। ठीक है, तो यहां सैलिनिटी जो है वो 0 से 35 पीपीटी के ऊपर है पाई जाती है। तो एस्चुरीज इकोसिस्टम, एस्चुरीज क्या होती हैं बेसिकली, एस्चुरीज ये वो एरिया होता है जहां समुद्र जो है वो आपका किससे मिलता है, नदी से मिलता है। आप ये भी कह सकते हो दीज आर ट्रांजिशनल जोन। यहां पर क्या है दोस्तों आपका, यहां पर नदी है, तो नदी से आप किसकी तरफ जा रहे हो, समुद्र की तरफ। दीज आर ट्रांजिशनल जोन। और ऐसे जोन को हम क्या बोलते थे बताओ, आपका इकोटोन। और इनके अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। एक्वाटिक इकोसिस्टम में, पूरे जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर अगर कहा जाए आपसे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कौन करता है, तो वो कौन सा होता है आपका, ये एस्चुरीज होती है। इट सपोर्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कौन करता है आपका, एस्चुरीज। कितनी आपकी बात करूं मैं आपको, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। तो बात समझ में आ रही, दिस इज अ ट्रांजिशनल जोन आल्सो नोन एज द इकोटोन। व्हाई इकोटोन, बिकॉज यहां पर देखो दोनों प्रकार की स्पीसीज एग्जिस्ट कर सकती है, इधर सॉल्ट वाटर, इधर क्या है आपका रिवर वाटर, फ्रेश वाटर। तो सॉल्ट और फ्रेश दोनों प्रकार की स्पीसीज इस जोन में मिल सकती है। दैट्स व्हाई यहां पर स्पीसीज रिचनेस जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा। यहां पर बहुत सारी प्रजाति आपकी पाई जाती है। दोबारा बता रहा हूं, दोबारा ध्यान देना, समझना। बहुत सारे बच्चे लेट जुड़ रहे हैं, अभी तक जुड़ रहे हैं। आप टाइम से आया करो एकदम तुरंत, आपको पता है यार क्लास इतने बजे है ना, और अभी देखो टाइम 2:15 हो रखे हैं। टाइम से आ जाया करो, इससे पहले भी कोई क्लास अभी थी नहीं कि आप इतना टाइम आपको लग रहा है, वरना फिर वही चीज है। मैं आपको देख के मैं खुद लेट आता हूं, मैं सोचता हूं कि 5 मिनट लेट स्टार्ट करते हैं, आप उसके बाद सोचते हो चलो सर आएंगे 5 मिनट, मैं 5 मिनट और लेट चलूंगा। तो आप देखो अभी तक आप बच्चे जो है वो सारे जुड़े नहीं हो, तो ये एक प्रॉब्लम है। एस्चुरीज इकोसिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं आपका, फिर बाद में कहोगे सर हिंदी में नहीं हुआ, इंग्लिश में नहीं हुआ। ज्वार नद मुख इनको कहा जाता है, क्या बोला जाता है, ज्वार नद मुख। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक। पहले सबसे पहले एस्चुरीज पढ़नी पड़ेगी। एस्चुरीज क्या होती है देख लो, ये है समुद्र और ये क्या है दोस्तों आपका रिवर। इधर है ना नदी आ रही है, देखो इधर से, जहां समुद्र जो है वो इस नदी से मिलता है ना, ये जो बीच का इलाका होता है इसी को हम बोल देते हैं क्या दोस्तों, आपका एस्चुरीज। ठीक है, अब ये तो कैसा है आपका दोस्तों, नदी का तो पानी कैसा होता है, ताजा पानी होता है, तो ये मान लेते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की सैलिनिटी बताओ कितनी होती थी सर, 0 से 5 पीपीटी होती थी। अच्छा, सी वाटर इसकी बताओ सैलिनिटी, सर इसकी सर ग्रेटर देन 35 पीपीटी होती है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर ये दोनों मिलते हैं तो यहां सैलिनिटी कितनी होगी सर, यहां पर होगी 0 to 35 पीपीटी पार्ट पर 1000। तो यहां से 0 से 35 पीपीटी आपकी सैलिनिटी जो होती है वो पाई जाती है। सैलिनिटी मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इनटू द वाटर। पानी में कितनी नमक की मात्रा उपस्थित है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सैलिनिटी आपका कहा जाता है। तो ये जो है दैट इज नोन एज द एस्चुरीज। एस्चुरीज हम इसको कहते हैं। दूसरी बात, यहां पर देखो आप, तो इस एरिया के अंदर नमक के पानी में जो जीव मिलते हैं वो भी मिलेंगे और इधर वाले भी मिलेंगे। ऐसे जोन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोटोन। तो ये जोन जो होता है ये क्या कहलाता है आपका, इकोटोन। यहाँ इधर के भी स्पीसीज है और इधर के भी स्पीसीज, दोनों प्रकार के स्पीसीज है। और इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर जो रिचनेस है, स्पीसीज रिचनेस है, वो क्या होती है आपका, ज्यादा होती है। स्पीसीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं, इकोटोन होता है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इस एरिया में अंदर आपका, हाई होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखो ये बनता कैसे, मैंने बताया ना अभी आपको सर, दो चीजें होती हैं, एक तो डेल्टा भी होता है और एस्चुरीज भी होती है। बोथ आर लाइक सेम थिंग्स। मुझे तो ऐसा लगता है दोनों ही क्या है, लगभग लगभग आपकी सेम है। तो देखो फर्क क्या होता है मैं बताता हूं। ये एक नदी है मेरे पास, एक रिवर है, रिवर का कोर्स समझना पड़ेगा आपको। देखो क्या होता है, मैंने इस रिवर के कोर्स को 3 भागों में बांट दिया। देखो इसको मैंने बोल दिया यहां पर आपका अपर कोर्स। क्या बोल दिया मैंने, दिस इज नोन एज अपर कोर्स। ठीक है, मतलब ऊपरी क्षेत्र। नदी जो है वो अपने ऊपरी क्षेत्रों में है। ऊपरी क्षेत्र का मतलब क्या, देखो ये क्या है, ग्लेशियर। भाई नदी जो है वो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, इधर से निकलती है, बहती है, और ये नदी बनकर ये आपका आगे चल रही है, आ रही है नदी बन के यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, आई डिवाइडेड दिस होल पार्ट इनटू द 3 डिफरेंट रीजन। मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भागों में, देखो सबसे पहला जो भाग होगा मेरे पास, उसको मैं क्या कहूंगा,
ये वाला भाग जो है मेरे पास सबसे पहला, इसको मैं बोलूंगा आपका अपर रीजन, ठीक है, अपर रीजन, ऊपरी क्षेत्र। इसको हम बोलेंगे आपका मिडिल रीजन, मिडिल कोर्स या मिडिल रीजन, मिडिल कोर्स भी बोल सकता हूं, और दिस इज नोन एज द लोअर कोर्स। अब एक बार आप समझो थोड़ा सा होगा क्या भाई, जब नदी ऊपरी कोर्स में है, ठीक है, इस कोर्स में है, तो एक बात बताओ मुझे, रिवर का स्लोप क्या होगा? स्लोप तो बहुत हाई होगा भाई, पहाड़ में से निकल रही है नदी, देख नहीं रहा, पहाड़ से निकल रही है, स्लोप ज्यादा होगा। जब नदी का स्लोप ज्यादा होता है तो इन दैट केस मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, नदी का स्लोप जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? हाई होगा। जब स्लोप हाई होता है तो बताओ पानी की स्पीड भी क्या होती है? ढलान तेज होगी। स्लोप मतलब ढलान, इसको ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, ग्रेडियंट मतलब ढलान। तो जब ढलान ज्यादा है, स्लोप क्या है? ज्यादा मेरे पास, तो स्पीड भी क्या होगी सर? ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना, स्पीड भी ज्यादा होगी। तो नदी कैसा काम करती है? रिवर एक्ट एज अ इरोजिव एजेंट, नदी कटाव करती है, इरोजिव एजेंट के रूप में काम करती है नदी। काम करती है किसका दोस्तों? कटाव का, ठीक है। नदी क्या कर रही है मेरे पास? कटाव का काम कर रही है, ठीक है। तो इन द अपर कोर्स रिवर जो है इट एक्ट एज अ इरोडिंग एजेंट, नदी किसका काम कर रही है? आपका कटाव का काम कर रही है। ठीक है, रिवर एक्ट एज इरोडिंग एजेंट। अब मैं मिडिल कोर्स में आता हूं, देखो नीचे आए, अब यहां पर बताओ मुझे, देख के आप खुद बताओ, यहां नदी की स्पीड पहले से, स्पीड की पहले बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात कर लेता हूं स्लोप की। स्लोप या मैं कह सकता हूं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब ढलान। तो यहां बताओ मुझे ढलान क्या हो चुकी है? पहले से कम हो चुकी है ना, लो। अच्छा, स्पीड लो होगी तो बताओ मुझे, आपका स्लोप लो है तो बताओ स्पीड भी क्या होगा? पानी अब आएगा वो धीरे धीरे चलेगा, स्पीड भी लो हो जाएगी। अच्छा, स्पीड अगर लो होती है तो बताओ मुझे नदी कैसा काम करती है? यहाँ तो कटाव होता था भाई, पानी तेज है तो कटाव करेगा। यहां पर कैसा काम होगा दोस्तों? यहां पर जो यहां से कटाव किया है ना, उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो रिवर विल एक्ट एज अ ट्रांसफरिंग एजेंट, ठीक है। ट्रांसफरिंग एजेंट के रूप में क्या करेगी नदी? यहां पर काम करेगी। डन। शिट यार, क्या हो रहा है? नदी यहां पर ट्रांसफरिंग एजेंट के रूप में काम करेगी, मतलब जो यहां से लोड कटा है उसको लेके आगे जाएगी। इसके बाद मैं यहां पर बात करता हूं, तो इस एरिया में क्या होगा दोस्तों? यहां पर बताओ मुझे, स्लोप जो है यानी कि जो ग्रेडियंट है वो क्या है? बिल्कुल लो, बचा ही नहीं ना, ढलान तो बची ही नहीं। अच्छा, ढलान नहीं बची तो बताओ आप स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्पीड भी ऑलमोस्ट जीरो भाई। ग्रेडियंट जो है, स्लोप जो है, ढलान जो है ऑलमोस्ट जीरो, ग्रेडियंट जो वो भी ऑलमोस्ट जीरो, तो बताओ स्पीड क्या होगी? ऑलमोस्ट जीरो। तो अब नदी क्या करेगी? सारा का सारा माल जो होता है वो क्या कर देगी? डिपॉजिट, है ना। जब नदी यहाँ आएगी समुद्र में मिलेगी ना, अब नदी रेंग रेंग के चलेगी, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है भाई। यहां से तो कटाव किया था वो लेके चल रही थी क्योंकि स्पीड तेज थी। अब यहां पर भी ठीक है, लेके आ गई, कुछ जमा कर दिया, कुछ लेके आ गई, लेकिन इस एरिया में जब नदी पहुंचती है तो क्या होता है? नदी की स्पीड ही बहुत कम है यार, स्लोप बहुत, स्लोप बचा ही नहीं, लगभग जीरो। तो नदी की स्पीड भी लगभग क्या हो जाती है? जीरो। तो जितना भी नदी के पास है सारा का ना सारा नदी क्या करती है? आप नदी जो है, रिवर विल ट्राई टू डिपॉजिट, सारा जमा कर देती है। अब डिपोजिशन की वजह से ही यहां पर क्या बनता है? आपका डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा भी कहां बनता है? जहां नदी और समुद्र आपस में मिलते हैं। बट यहां पर दोनों के अंदर में थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों? अंतर होता है। यहां पर जो स्लोप है ना, देखो ग्रेजुअल है, ढलान जो है ना वो धीरे धीरे कम कम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ढलान कम हो रही है, ग्रेजुअल स्लोप यहां पर कम हो रहा है। एस्चुरीज की केस में ऐसा नहीं होगा। एस्चुरीज की केस में कैसा होगा भाई? ये आपका था, तो इधर से अगर बिल्कुल पानी नीचे गिर जाए, है ना, तो जैसे ही इधर मान के चलते हैं, इतना ये लैंड मास है, इधर आपका क्या है? सी है, ये समुद्र एरिया। तो अगर पानी इधर से डायरेक्ट इसमें धड़ाम से गिरता है तो इसको बोलेंगे एस्चुरीज। एस्चुरीज के अंदर ये डिपोजिशन नहीं होता कि नदी मिट्टी जमा कर रही है धीरे धीरे, वो प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होता। एस्चुरीज के अंदर सीधा होता है। देखो, दीज आर द एस्चुरीज, ये एस्चुरीज है, ये समुद्र है, तो इसके अंदर जाकर मिलती है तो बिल्कुल नॉर्मल जाकर ही मिल जाती है, तो यहाँ पर कोई डिपोजिशन नहीं होता। डेल्टा के अंदर क्या होता है दोस्तों? डेल्टा के अंदर जब ये जाती है तो यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी डिपॉजिट होती है, बट एस्चुरीज के अंदर ऐसा नहीं होता। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? देखो मैं क्या बता रहा था, एस्चुरीज इकोसिस्टम हमें पढ़ना था, उसके लिए मुझे रिवर कोर्स देखना है। रिवर तीन भागों में बांट दिया, अपर, मिडिल और लोअर। अपर कोर्स में नदी कटाव करती है, मिडिल कोर्स में नदी इसको ट्रांसफर करती है, और लोअर कोर्स में नदी इसको क्या कर देती है? जमाव कर देती है। इस जमाव से क्या बनता है? डेल्टा। सेम इसी प्रकार से जैसे नदी और समुद्र मिलता है तो डेल्टा बनता है, ऐसे एस्चुरीज बनती है। बट फर्क क्या होता है? जब डेल्टा बनता है तो वहां पर बहुत सारी मिट्टी का डिपोजिशन होता है, लेकिन जब एस्चुरीज बनती है तो वहां पर किसी भी प्रकार का डिपोजिशन जो है वो नहीं होता। ये बात क्लियर है आपको? चलो, ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द एस्चुरीज। अब एक एक करके पढ़ते हैं एस्चुरीज के बारे में।
The estuaries can be understood as the coastal water body of one or more river that links to the sea or ocean. देखो एस्चुरीज जो है ना उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वो एक तटीय वाटर बॉडी है जहां पर एक या एक से अधिक नदी जो है वो मिलती है और बाद में वो नदी किससे मिल जाती है, समुद्र में, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है, देखो दिख रहा है। तो दीज आर द एस्चुरीज, ये आपकी एस्चुरीज है। दीज आर द कोस्टल वाटर बॉडी, ये तटीय वाटर बॉडी है और इनसे क्या हो रहा है देखो दोस्तों, एक से ज्यादा स्ट्रीम जो है, धाराएं जो आपस में आके मिल रही है और फर्दर ये मिलके कहां चली जाती है, आपका समुद्र में जाके गिर जाती है। तो दिस इज नोन एज द एस्चुरीज, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्चुरीज। सो द एस्चुरीज कैन बी अंडरस्टूड एज अ कोस्टल वाटर बॉडी एज वन और मोर रिवर दैट लिंक्स टू द सी और द ओशन। ये क्या होती है, इट्स अ पार्शियली एनक्लोज्ड, ज्यादा नहीं है, देखो पार्शियल है मतलब आगे से तो यहां से एनक्लोज नहीं है ना, बंधी हुई नहीं है ना, सो इट इज पार्शियली एनक्लोज्ड, आधी आधी कवर होती है आधी नहीं होती, और इसके अंदर ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश का मतलब मैंने बताया था आपका 0 से 35 पीपीटी सैलिनिटी वाला पानी होता है ना, क्योंकि वो सॉल्ट वाटर और आपका खारा पानी दोनों मिक्स हो रखा है, इसलिए यहाँ पर कैसा पानी पाया जाता है, ब्रैकिश वाटर। आपका ना ताजा होता है ना ही वो खारा होता है। अगर मैं छोटे शब्दों में कहूं तो इट इज एन एरिया वेयर द टाइड फ्लो, टाइड का मतलब समुद्र से ज्वार भाटे आते हैं। अब समुद्र से ज्वार भाटे आते हैं तो क्या करते हैं, इन एरिया में वो एंटर करते हैं। समुद्र से ज्वार भाटा है, वेव ज्यादा ऊंची होगी तो वो इन एरिया में क्या कर जाएगी, आपका एंटर कर जाएगी। तो ये जो जोन होते हैं ना, दूसरे शब्दों में हम इनको ना टाइडल जोन भी कह देते हैं, ठीक है। हम क्या कह देते हैं इनको दोस्तों, कि इन शॉर्ट इट इज एन एरिया वेयर द टाइड फ्लो इन एंड आउट एंड द रिवर बिकम वाइडर एंड शैलो, वाइडर एंड स्लोली कन्वर्ज इनटू द सी। तो ये वो जोन होते हैं जहां पर जो टाइड्स होते हैं वो रेगुलरली आते रहते हैं और नदी यहां पर चौड़ी हो जाती है और जो है आपकी स्लो भी हो जाती है, जिसकी वजह से जितना भी उनके पास डिपॉजिट होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, आपका जमा हो जाता है। लेगून भी कुछ ऐसा ही होता है। लेगून जो कोस्टल लेक, तटीय सीमा, भाई अगर कोस्ट के अंदर समुद्र के कोस्ट है, समुद्र के तट है, अगर वहां पर कोई लेक बन जाती है उसको बोलते हैं लेगून। और लेगून जो होती है बेसिकली उसमें पानी खारा होता है, वो ताजा पानी की नहीं होती। लेगून जो होती है बेसिकली खारा पानी की होती है। होता क्या है ना कि समुद्र का पानी जो है वो किसी तरीके से लैंड मास में फंस जाता है। भाई ये था आपका इलाका, इधर है समुद्र और इधर क्या है, मान लो यही मान लेते हैं, ये समुद्र है ये भूमि है, तो कुछ ऐसा हो, टाइड आए, ज्वार भाटा है और ये पानी उथल के इधर आ जाए और इधर झील है, इस एरिया में इकट्ठा हो जाए, तो ये कोस्टल एरिया में लगून तो बन गई और ये लगून जो है इसका पानी भी खारा है, तो ऐसी को हम क्या बोलते हैं, खारे पानी की झील को जो तटीय इलाकों में बनती है उसको हम बोलते हैं लेगून। सो ये भी ऐसा ही है, ये मिएंडर करती है, देखो मिलने लगती है तो मिएंडर करके मिलती है आपका, इट मिएंडर्स टू मीट द सी। एस्चुरीज फॉर्म द ट्रांजिशन जोन, मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं, दे आर द ट्रांजिशन जोन। ये क्या होते हैं ट्रांजिशन जोन, भाई साफ पानी था, उसके बाद में ब्रैकिश वाटर, फिर क्या है आपका दोस्तों, खारा पानी। इधर तो नदी थी, नदी के बाद में इधर क्या था, सी, और बीच में क्या होता है दोस्तों, बीच में ये होता है एस्चुरीज। मैंने बताया था इसका आपका कितना 35 पीपीएम से ज्यादा, इसका 0 से 5 पीपीएम, तो इसका जो होता है वो कितना होता है आपका 0 to 35 पीपीएम। तो 0 से लेकर 35 पीपीएम के बीच में इसकी क्या होती है दोस्तों, आपका सैलिनिटी जो है वो होती है किसकी, एस्चुरीज की। समझ में आई बात। एस्चुरीज इन सिंपल वर्ड वो इलाका होता है जहां समुद्र जो है किससे मिलता है, नदी से मिलता है, ग्रेजुअल होता है, इसके अंदर इसके अंदर ग्रेजुअल स्लोप नहीं होता, सडन मीटिंग होती है, कोई यहाँ पर सिल्टेशन डिपोजिशन बहुत कम होता है दोस्तों। ये वो एरिया है जहां पर नदी जो है वो जनरली थोड़ी सी वाइड हो जाती है, शैलो हो जाती है और समुद्र से जाकर मिल जाती है। ये वो जोन होता है जहां टाइड्स जो है समुद्र से आते रहते हैं, रेगुलरली या फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं और इन एरिया के अंदर उन्होंने पानी जमा कर दिया। ये ब्रैकिश वाटर होते हैं। ब्रैकिश वाटर मतलब खारा पानी, 0 से 35। इट में ऑल्सो कॉल्ड बीज द बे, लेगून एंड स्लोप। अच्छा, कुछ लोग इसको बे, लेगून और स्लोप भी इसी को बोल देते हैं। हिंदी में बात कर लेते हैं। ये एक मुहाना है, मतलब ऐसा है जहां पर 2 या 2 से अधिक नदियां के तटीय जल क्षेत्रों के रूप में साझा समझा जा सकता है। जो समुद्र को महासागर से जोड़ते हैं उनको हम बोलते हैं। ये आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ भाग है। आंशिक रूप से मतलब चारों तरफ से नहीं है, थोड़ा सा आपका आंशिक रूप से घिरा हुआ भाग है जहां खारा पानी, ताजा पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। ठीक है, खारा और ताजा पानी जो है दोनों आपस में मिलते हैं, उसको एस्चुरीज बोलते हैं। संक्षेप में बताएं तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यार ज्वार अंदर आ जाता है, ज्वार भाटा जो होता है ना, पानी उठ के वो अंदर आ जाता है नदी में और नदी व्यापक हो जाती है, नदी थोड़ी चौड़ी हो जाती है, वाइड हो जाती है और धीरे धीरे समुद्र में परिवर्तित होती है। उसी इलाके को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरीज। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नदी के वातावरण और समुद्री वातावरण के बीच में एस्चुरी एक संक्रमण क्षेत्र का, इकोटोन का काम करती है। मैं पहले ही बता चुका हूं, इधर है समुद्री वातावरण, एक तरफ है नदी वातावरण। तो ऐसा जो ट्रांजिशनल एरिया होता है वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, स्पीसीज रिचनेस क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। ठीक है, इसे खाड़ी, लगून या स्लो के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा एस्चुरी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्चुरीज? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहली बात, दे आर द सेमी एनक्लोज्ड।
ये सेमी एनक्लोज्ड मतलब आधी खुली है आधी बंद है, और कोस्टल वाटर बॉडी है जिसमें एक या एक से अधिक नदियां जो आकर के मिलती है। दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडी। दोस्तों ये प्रोडक्टिव है, ठीक है, प्रोडक्टिव है मतलब क्या है, इसका इसके अंदर जो वेजिटेशन है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं आपके ज्यादा। दैट्स वाई हमारे ह्यूमन आपका क्या है उसका है ह्यूमन बेनिफिट का है, ह्यूमन कंसर्न का ये टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, ये मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया होता है। दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडी होती है। ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। सैलिनिटी जो होगी वो कितनी होगी, 0 से 35 ppm के बीच में होती है। दे हैव वेरी लिटिल वेव एक्शन। इनके अंदर बहुत लिटिल, जो एस्चुरीज होती है, समुद्र के अंदर तो लहरें आएंगी है ना भाई, जमीन के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन ये जो है एस्चुरीज जो है, यहाँ पानी भी होता है और जमीन भी होती है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो समुद्री जो आपके जीव होते हैं जिनको लहरों से थोड़ी फुर्सत चाहिए, ले एकांत चाहिए, जो ब्रीडिंग के लिए आते हैं, ठीक है, जो एग लेइंग के लिए आते हैं तटीय इलाकों में, तो उनको ये काम रिफ्यूज प्रोवाइड करती है, ठीक है। दे एक्ट एज अ फिल्टर। ये पानी में बहुत सारी गंदगी होती है, उनके फिल्टर के रूप में भी जमा करती है। बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल जो पानी के अंदर होते हैं, जब वो नदी से जाकर समुद्र मिलता है तो उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यहाँ पर वो सेटल हो जाते हैं। ये एक वाटर फिल्टर के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। ओनली सर्टेन टाइप ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। देखो कुछ ही टाइप के पौधे और जीव है जो इसके अंदर रह सकते हैं, सबके बस की रहने की बात इसमें नहीं है, ठीक है। देयर आर ओनली सर्टेन स्पेशल species which can adopt to the brackish water and can flourish in this type of the water। कुछ ही ऐसे पौधे हैं हमारे पास, कुछ ही ऐसे जीव हैं जो इस प्रकार के पानी में रह सकते हैं, उग सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, सिंपल बात है यार। एस्चुरीज क्या होती है, जहां नदी समुद्र से मिलता है ना, उस इलाके को एस्चुरीज कहते हैं। पहली बात समझ में आ गई बात। दूसरी बात क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी नदियां जो है वो आकर के मिलती है और समुद्र में जाकर वो गिर जाती है। इनमें जो सैलिनिटी की रेंज है, जो नमक है, जो लवणता है, वो 0 से 35 पार्ट पर मिलियन के बीच में पाई जाती है। इनको अगर मैं बात करूं तो काम रिफ्यूज प्रोवाइड करती है फॉर द मराइन ऑर्गेनिज्म। ये फिल्टर के रूप में काम करती है ना, पानी को छानने के रूप में काम करती है। और ये जो है ये आपका ओनली सर्टेन स्पीसीज, कोई ही ऐसी बहुत कम ऐसी स्पीसीज है जो इस इलाके में रह सकती हैं, बहुत इस इलाके के अकॉर्डिंग में ढल सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी जो है खारा है दोस्तों, 0 से 35 पीपीटी के बीच में पानी खारा है, और खारे पानी के अंदर स्पीसीज का सर्वाइव करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल। तो इसके पास भी स्पेशल टाइप ऑफ अडेप्टेशन है, कुछ विशेष प्रकार की अडेप्टेशन है इसके पास, जिसकी तरीके से उसको अडेप्ट करके वो उस पानी में रह पाती है। हिंदी में आ जाओ चलो। एस्चुरीज जो है ज्वारनद मुख, एक या अधिक नदियों धाराओं के बहने वाली एक पानी का एक अर्ध संलग्न तटीय जलधारा है। वे दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक जल निकाय हैं। उनके पास 0 से 35 पीपीटी की लवणता रेंज फॉर्म होती है। इनके पास बहुत कम लहर कार्रवाई, इसलिए समुद्री जीवों को शांत वातावरण प्रदान करते हैं। वे नदी के पानी का कुछ नदी के पानी में कुछ जो भंग घटक होते हैं, जो डिजोल्व पार्टिकल होते हैं, उनको फिल्टर करने के रूप में भी कार्य करते हैं। भाई जो भी पार्टिकल नदी के पानी में घुला होगा उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिल्टर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें कि केवल कुछ ही पौधों जानवर विशेष रूप से खारे पानी के अनुकूलित होते हैं, उसमें पनप सकते हैं। देयर आर ओनली सर्टेन स्पीसीज व्हिच कैन अडॉप्ट टू दिस टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस टाइप ऑफ द क्लाइमेट, इस टाइप के इकोसिस्टम को अडॉप्ट कर पाए वो, और वो क्या करते हैं, अपने आप को इसके अनुकूल जो है वो बना लेते हैं, इसके अनुकूल जो है वो ढाल लेते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम बताओ मुझे। टाइप ऑफ एस्चुरीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम आ रही, एक बार यार एक बार रिफ्रेश कर लो इसको यार। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? हाँ हाँ हाँ, मैं एकदम बढ़िया हूं नेहा। वॉइस प्रॉब्लम है क्या? बफरिंग हो रही है? शिवम कुमार कमेंट लिख देना आपका, जब ये लेक्चर खत्म होता है तो आप कमेंट कर देना, आपको मैं जरूर जवाब दूंगा, जरूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।
चलो, सो अब बात करते हैं टाइप ऑफ एस्चुरीज। तो देखो यार, टाइप ऑफ एस्चुरीज में बताऊं अगर आपको, तो जियोमॉर्फिक कैटेगरी के आधार पर और जो फिजिकल प्रोसेस है जो इनको बनाती है ना, उनके आधार पर हम इनको चार भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? पहला तो राइजिंग सी लेवल, समुद्र के उठे हुए स्तर की वजह से इनका निर्माण होता है। दूसरा मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार, मिट्टी और मिट्टी के जो बार्स है उनकी मूवमेंट के कारण इनका निर्माण होता है। ग्लेशियल प्रोसेस, जो हिमनद प्रक्रिया होती है उनके द्वारा बनता है। और टेक्टोनिक प्रोसेस, आप जानते ही हो, टेक्टोनिक प्रोसेस मतलब भू उन्नौक्ति गतिविधियां, टेक्टोनिक गतिविधि जो होती है दो प्लेटों के टकराने की वजह से, उनसे भी आपका जो है प्लेट ये आपका बनती है। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो चार तरीके से आपका दीज फोर टाइप ऑफ एस्चुरीज जो है वो हमारे पास में हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है? चार प्रकार की। What are the factor which affects the life in the estuaries? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एस्चुरीज के अंदर जो है लाइफ को अफेक्ट करते हैं? यार मेरे तरफ से तो सही चल रहा है। इधर से तो सही चल रहा है, मेरे सामने भी एक लैपटॉप खुला हुआ है, उसके अंदर सही चल रहा है। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं। सही बताओ, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास को ओवर कर लेते हैं। कुछ और प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, बाद में देख लेते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द लाइफ इन द एस्चुरीज? भाई एस्चुरीज हमने देख लिया, एस्चुरीज क्या होती है सर? एस्चुरीज हमने अभी देखा, जस्ट आपका थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया आपसे एस्चुरीज क्या होती है। तो एस्चुरीज के बारे में अगर मैं देखूं तो ये होती है सर एस्चुरीज, है ना? हमने क्या बताया, ये एस्चुरीज होती है। एस्चुरीज का मतलब क्या होता है? वो इलाका जहां पर, जैसे इधर मैं बात करूं तो सपोज दिस इज सी। इधर क्या है देखो, ये सी है दोस्तों, है ना, और ये रिवर है। तो जहां पर सी और रिवर जो है आपस में एक दूसरे से मिलते हैं ना, दैट एरिया इज नोन एज द एस्चुरीज। उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? आपका एस्चुरीज हम कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमने पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देख ली हमने। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं किसके ऊपर दोस्तों? फैक्टर अफेक्टिंग लाइफ इन द एस्चुरीज। सबसे पहला जो फैक्टर है जो एस्चुरीज में लाइफ को अफेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इनटू द वाटर, है ना? अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इनटू द वाटर, की सॉल्ट कितना प्रेजेंट है पानी के अंदर, कितनी नमक की मात्रा उपस्थित है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका सैलिनिटी। सैलिनिटी इज नथिंग बट द सॉल्ट अमाउंट प्रेजेंट इनटू द वाटर, पानी के अंदर कितनी नमक की मात्रा उपस्थित है। तो अगर मैं लाइफ की बात करूं, एस्चुरीज के अंदर, ज्वारनदमुख के अंदर किन किन चीजों से जीवन प्रभावित होता है? तो पहला जीवन किससे प्रभावित होता है दोस्तों? सैलिनिटी, नमक के गुणों से, नमक से, कि पानी के अंदर कितना नमक प्रेजेंट है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो किससे है? अमाउंट ऑफ फ्लडिंग, कितना फ्लड आता है, समुद्र से कितना पानी इस एरिया में बार बार आता है। तो इन दो चीजों से यहां पर लाइफ प्रभावित होती है। फ्लडिंग बाय द टाइडल वेव्स फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी जो टाइडल वेव्स है वो आती है। हिंदी में बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो देयर आर टू फैक्टर्स जो इसके लाइफ को क्या करते हैं? आपका प्रभावित करते हैं। पहला है लवणता, जो पानी में मौजूद नमक की मात्रा होती है उससे भी प्रभावित होती है। और दूसरा बाढ़ की मात्रा, बाढ़ की मात्रा जो समुद्र से जवारीय लहर द्वारा जो बाढ़ आती है, कितना पानी आता है, दोनों चीजों से ये क्या होता है दोस्तों? आपका प्रभावित होता है। सो फैक्टर अफेक्टिंग द लाइफ इन द एस्चुरीज, लाइफ एस्चुरीज के अंदर किन किन दो चीजों से प्रभावित होगी दोस्तों? दो तरीकों से प्रभावित होगी। तो लवणता, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? बाढ़ की मात्रा, कितनी लवणता है और कितनी बाढ़ की मात्रा, इन दो चीजों से आपका जो लाइफ है वो समुद्र इसके अंदर, एस्चुरीज के अंदर प्रभावित होती है। चलिए मैं बात करता हूं दोस्तों बेनिफिट ऑफ द एस्चुरीज। क्या क्या बेनिफिट है? पहली बात तो दोस्तों वाटर क्वालिटी रेगुलेशन, ये पानी की मात्रा को अच्छा करती है। दूसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। तीसरा हैबिटेट, निवास स्थान प्रोवाइड करती है। ब्रीडिंग ग्राउंड, बहुत सारी समुद्री प्रजातियां जो इस एरिया में आकर अपनी ब्रीडिंग करती हैं। सोशल बेनिफिट, बहुत सारे सामाजिक इसके क्या है दोस्तों? लाभ हमें मिलते हैं। बहुत बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है इसकी, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी काफी अधिक है। कम्युनिटी वैल्यूज ये हमें प्रोवाइड करती है। रिक्रिएशन वैल्यू, यहाँ पर रिक्रिएशनल बोटिंग, लोगों को घूमना उमना, जैसे सुंदरबन डेल्टा में बहुत सारे लोग जो है वो घूमने जाते हैं, है ना, रॉयल बंगाल टाइगर को देखने जाते हैं।
बहुत सारी इसकी रिसर्च वैल्यू भी है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी है इसके, है ना। इकोनॉमिक बेनिफिट के बाद में कमर्शियल फिशिंग भी यहाँ पर होती है, उसके बाद पोर्ट एंड हार्बर्स भी यहाँ पर, बंदरगाह भी बनी हुई है, नेविगेशंस भी यहाँ पर होता है, यहाँ पर टूरिज्म भी होता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर भी होता है। कई लोगों ने तो आजकल क्या किया है, एस्चुरीज के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो करना स्टार्ट कर दिया है, एक्वाकल्चर जो है वो भी यहाँ पर होता है। सो ये आपकी अलग अलग चीजें, दीज आर द बेनिफिट ऑफ द एस्चुरीज, है ना। जल गुणवत्ता का विनियमन पहला, दूसरा है भूजल पुनर्भरण, जमीन का पानी दोबारा से भरता है, तीसरा है वास हैबिटेट, ये बहुत सारे जीवों को वास प्रदान करती है ना। प्रजनन भूमि, बहुत सारे जीवों के लिए, जो समुद्र के जीव हैं वो इस एरिया में आके प्रजनन करके वापस चले जाते हैं। बहुत सारे सामाजिक लाभ है, जैविक उत्पादकता इसकी अधिक है, सामाजिक मूल्य इसके अधिक है, मनोरंजन मूल्य इसके हैं, अनुसंधान मूल्य इसके हैं दोस्तों, लाभ इसका है आर्थिक, वाणिज्य मछली पकड़ना यहाँ पे चलता है दोस्तों, पोर्ट और हार्बर वो यहाँ पर बने हुए हैं, पथ प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, पर्यटक यहाँ पर है, और कृषि और जलीय कृषि ये भी यहाँ पर दोस्तों दोनों की दोनों जो है वो हो रही है। बात आ रही समझ में आपको? तो ये दीज आर द बेनिफिट्स, ये इसके क्या है दोस्तों, बेनिफिट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इशू फेस्ड बाय दीज एस्चुरीज। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जो एस्चुरीज के द्वारा होते हैं। सर जो ऑर्गेनाइजेशन और स्पीसीज वेटलैंड में होती है वो इसमें ऑलरेडी होगी, ऐसा कुछ नहीं है लवप्रीत कौर। देखो वेटलैंड जो होती है ना, वेटलैंड्स आर डिफरेंट। वेटलैंड जो होती है वो आपका ज्यादातर, आपका अगर मैं बात करूं मेजॉरिटी ऑफ वेटलैंड जो होती है वो ताजा पानी की होती है, ये एस्चुरीज होती है। वेटलैंड जो होता है ना वो एक अलग प्रकार का इकोसिस्टम है, मतलब ना उसको आप एक्वाटिक में रखते हो ना ही उसमें रखते हो, टेरेस्ट्रियल में रखते हो। जो आपका जलीय वेटलैंड था ना, तो उसको आप जलीय पारिस्थितिक तंत्र में रखते हो ना ही आप उसको स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में रखते हो। लेकिन एस्चुरीज जो है ये किस में आती है दोस्तों, आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ये आपका आती है। अब मैं बात करना चाहता हूं व्हाट आर द इशू विच आर फेस्ड बाय द इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन एस्चुरीज, भारत के द्वारा, भारत में जो एस्चुरीज हैं उनके क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या उनकी समस्या है। पहला देखो वाटर फ्लो, पानी का फ्लो ना बहुत कम हो गया है दोस्तों, बहुत कम हो गया पानी का फ्लो, पहले से बहुत कम हो गया, बारिश नहीं होती है पहली बात, बहुत सारे डैम बांध जो हमने बना दिए, तो जितना पानी का फ्लो पहले आता था उतना नहीं आता। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन, वाटर फ्लो, पानी का उतना फ्लो नहीं हो पाता। दूसरा क्या है दोस्तों, पॉल्यूशन एंड द वाटर क्वालिटी, पॉल्यूशन एंड वाटर क्वालिटी, मतलब एक तो पानी के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और वाटर क्वालिटी जो है हमारी जल की गुणवत्ता जो है वो काफी क्या हो गई है दोस्तों, खराब हो गई है। इसके बाद मैं बात करूं रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, है ना, दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टूरिज्म एक्टिविटी जो है उनको प्रमोट कर रहे हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ रीजन। पोर्ट एंड शिपिंग, यहां पर अगर बात करोगे आप तो आपका पोर्ट और शिपिंग ये तटीय इलाकों में पाई जाती है एस्चुरीज, तो यहाँ बंदरगाहें बनी हुई है, शिप आती है, तो उन शिप की वजह से भी इसका इकोसिस्टम जो पूरा वो गड़बड़ाया हुआ है। लैंड यूज, जो एस्चुरीज इकोसिस्टम है हमारा, इनकी जो जमीन है, इनकी जो भूमि है, उनका हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। हम एग्रीकल्चर पर्पज से, नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से इनका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एस्चुरीज को शहरीकरण के कारण, क्योंकि शहर जो है काफी बढ़ गए हैं, शहरीकरण के बड़े होने के कारण जो एस्चुरीज है इनको क्या कर लिया गया है आपका दोस्तों, साफ कर लिया गया है फॉर दी सेटलमेंट पर्पज। इनके ऊपर अब लोग यहां पर रहते हैं, रहने के लिए इनको क्या कर लिया है, साफ कर लिया है। कमर्शियल फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर कमर्शियल फिशिंग और एक्वाकल्चर जो है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इससे ये जो एरिया है, इकोसिस्टम है, बहुत ही डिग्रेड हो रहा है। सिंपल मैं बात करूं, एस्चुरीज क्या होती है भाई, एस्चुरीज वो इलाका होता है जहां समुद्र का पानी नदी के पानी से मिलता है। एस्चुरीज जो होती हैं ये कैसा एक्वाटिक इकोसिस्टम है दोस्तों, ये कैसा है, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है। तो यहां पर वेटलैंड वाला केस मत सोचो आप, वेटलैंड से कंफ्यूज मत करो, वेटलैंड इज डिफरेंट थिंग, दिस इज डिफरेंट थिंग। ज्वारनदमुख अलग है और वेटलैंड जो है वो अलग है, लेक जो थी वो अलग थी। एस्चुरीज जो होती हैं बेसिकली इनका जो सैलिनिटी होता है वो सलाइन होता है, बैकवाटर होता है, 0 से 35 पीपीटी ये सलाइन होती है। कितनी होती है, 0 से 35। इसमें केवल वही प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जिन जो विशेष प्रकार की क्षमता उत्पन्न कर ले अपने अंदर कि वो सॉल्ट टॉलरेंट है, इतना ज्यादा नमक अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो दोस्तों तो ही यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वो स्पीसीज जो है वो यहाँ पर पाई जाएगी। बात क्लियर है आपको, ठीक है। चलो, ये इश्यूज हैं विच आर फेस्ड बाय द इंडियन एस्चुरीज, भारत की जो एस्चुरीज है ज्वारनदमुख, उनके द्वारा ये आपके इशू फेस है। अच्छा, कुछ मैंने और भी बातें आपको बताई थी, समझाई थी, अगर आपको याद हो तो। देयर आर 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर है जिनकी वजह से क्या होता है दोस्तों आपका, देयर आर 2 फैक्टर जिनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एस्चुरीज के अंदर लाइफ जो है वो रेगुलेट होती है। वो 2 फैक्टर कौन से हैं,
एज आई टोल्ड यू, ये रहे दो फैक्टर, लवणता और दूसरा क्या, बाढ़ की मात्रा। कि एक तो पानी में नमक कितना मौजूद है, ये इस बात को निर्धारित करेगा कि एस्चुरीज में किस प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे, किस प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे, और दूसरा बाढ़ की मात्रा, कि समुद्र से जो ज्वारीय लहर आती है वो कितनी दूर तक जाती है। दो चीजें जो होती है ना, ये प्रभावित करती है। ये सारे के सारे बेनिफिट है एस्चुरीज के, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द बेनिफिट ऑफ द एस्चुरीज। ये हिंदी में देख लो भाई, हिंदी में बेनिफिट्स हैं। आप कहोगे सर हिंदी में नहीं बताया। उसके बाद हमने पढ़ा क्या दोस्तों, आपका व्हाट आर द इशू फेस्ड बाय द एस्चुरीज। पहला बताया वाटर फ्लो, पानी कम हो गया पहले से। दूसरा पॉल्यूशन पहले से बढ़ गया, वाटर क्वालिटी पहले से खराब हो गई है। तीसरा रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, जो हम टूरिज्म एक्टिविटी यहाँ ज्यादा करने लगे हैं। पोर्ट एंड शिपिंग, बंदरगाहें बनने लगे तटीय इलाकों में। लैंड यूज, इन जमीनों का इस्तेमाल, हमने लैंड क्लियर करके हमने यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट के लिए इनका इस्तेमाल कर लिया, वो भी एक मुद्दा है। कमर्शियल फिशिंग हम यहाँ पे करते हैं, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी क्या हो रहा है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आपको पता होगा दोस्तों, मनोरंजन मूल्य है, अनुसंधान मूल्य है, आर्थिक लाभ है, मछली वाणिज्य पकड़ना है, पोर्ट और हार्बर है, उसके बाद पथ प्रदर्शन है, उसके बाद पर्यटन। पर्यटन, इन सब चीजों से भी दोस्तों बहुत ही दिक्कत हो रही है। कृषि और जलीय कृषि है ना, उसके कारण भी ये प्रभाव जो है आपके दोस्तों यहाँ पर पड़ रहे हैं। डेल्टा, अब उसी से सिमिलर वर्ड है, जैसे हमने बोला था ना आपका एस्चुरीज, ऐसे ही डेल्टा वर्ड है। डेल्टा भी कब बनता है, देखो ये पीछे से नदी आ रही थी आपका मिएंडर करती हुई, मतलब सांप की तरह लौटती हुई आ रही थी। अभी जब यहाँ आती है ना, तो ये जब लोअर स्लोप में आती है ना, जब ढलान बहुत कम हो जाती है, निचले क्षेत्र में आती है, तो यहां पर नदी की स्पीड इतनी कम हो जाती है कि जो भी इसके पास होता है ना, ये सब जमा कर दी, सब डिपॉजिट कर देती है। तो इससे देखो सैंड बार बन गए, और ये जो मिट्टी जमा होती है इसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका डेल्टा। समझो बात को, जब नदी निचले कोर्स में आती है ना, नदी की स्पीड बहुत कम होती है, क्योंकि ढलान ही नहीं बची। अब ढलान नहीं बची तो नदी जितनी भी मिट्टी होती है उसके पास सारी जमा कर देती है, और इसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस सॉइल इज नोन एज, दिस डिपॉजिटेड सॉइल इज ऑफ एलुवियल सॉइल, ये जलोढ़ मिट्टी का होता है, एंड दिस इज नोन एज द डेल्टा। इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा अलग था, एस्चुरीज अलग थी, समझ में आई बात। और अंतर भी बताऊं दोनों का भी। तो व्हेन द रिवर एंटर द सी, जब नदी एंटर समुद्र में एंटर करती है, एंड अदर वाटर कोर्स, और किसी और अन्य वाटर कोर्स में एंटर करती है, वेयर द फ्लो ऑफ वाटर इज स्लो, जहां पर पानी का जो फ्लो है वो बहुत स्लो है, एंड कैन नॉट फर्दर कैरी द सेडिमेंटेशन, और ज्यादा आगे तक वो लोड को, सेडिमेंटेशन जो उनके अंदर पत्थर, कंकड़ पत्थर है उसको जमा, उनको बहुत ज्यादा आगे तक उस लोड को नहीं लेके जा पाती, तो वो क्या कर देती है, वो अपने सेडिमेंट ड्रॉप कर देती है एट द माउथ, एंड विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन द डेल्टा। और वो जो है आपकी नदी जो बिल्कुल देखो ऐसे मुहाने पे क्या कर देगी, जमा कर देगी, ये जमा किए हुए ही तो है ये, और ये जमा कर देगी, तो इससे क्या बन गया आपका दोस्तों, डेल्टा बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, डेल्टा, है ना। तो डेल्टा किससे बनता है, जो नदी के द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं, जो अपर कोर्स से और मिडिल कोर्स से बहाकर यहां पर लेके गए हैं, उनको जमा करने से जो बनता है, दैट इज नोन एज द डेल्टा। डेल्टा इज बिल्ड अप ऑफ द कॉन्टिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंटेशन। आपको पहले ही पता चल रहा है भाई, बनता कब है ये, जब कंटिन्यू डिपोजिशन होता रहे, लगातार जो है वो डिपोजिशन जो है वो होता रहे, किसका दोस्तों, सेडिमेंट्स का, तभी क्या बनता है आपका, डेल्टा बनता है। विच मेक्स द वाटर शैलो, इसके कारण वाटर जो है वो उथला हो जाता है, पानी उथला हो जाता है, कॉजिंग द लैंडफॉर्म्स टू राइज अबाउ द सी लेवल, और इसके कारण जो लैंडफॉर्म्स है हमारे, वो समुद्र तल से क्या होते हैं आपका, ऊपर उठ जाते हैं, है ना। डेल्टा जो है इसको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट ये अपने कोई काम का नहीं है। समझ में आ रही बात। डेल्टा क्या होता है, ये नदी या समुद्र के किसी अन्य जलकुंड में प्रवेश करती है जहां पर पानी का प्रवाह धीमा है, तो नदी द्वारा लाए गए तलछट को आगे नहीं बढ़ा सकती वो, इसी परिणाम स्वरूप जितना भी तलछट होता है उसको मुहाने पर गिरा देती है, और उस मुहाने पर गिरने की वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। सो डेल्टा का निर्माण तलछट की निरंतर जमाव से होता है, जो नदी लगातार डिपोजिशन लेके आ रही थी, उसी से किसका निर्माण होता है दोस्तों, डेल्टा का निर्माण होता है। दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट। वॉइस इंटरप्शन, बफरिंग, चलिए, दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड एस्चुरीज। डेल्टा और एस्चुरीज के बीच में जो बेसिक अंतर है वो ये रहा। क्या है दोस्तों, देखो मीनिंग क्या है, पहले एस्चुरीज रेफर टू द वाटर बॉडी अलोंग द कोस्ट दैट आर फॉर्म्ड व्हेन द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर मीट्स सॉल्ट वाटर ऑफ द ओशियन। जब ताजा पानी जो है ना वो समुद्र के खारे पानी से मिलता है, उसको एस्चुरीज कहते हैं, है ना। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा कैन नॉट अ लैंडफॉर्म, ये कोई लैंडफॉर्म नहीं हो सकता, स्थल मंडल नहीं हो सकता, दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिवर बोर्न सेडिमेंटेशन,
कैनोट्स आर लैंड फॉर्म्स दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिवर बॉर्न सेडिमेंटेशन। और डेल्टा क्या होता है? ये नदी के द्वारा लाए गए तलछट के जमा करने के कारण ये यहाँ पर आपका बनता है, जहां नदी समुद्र से मिलती है। तो एस्चुरीज एक एरिया है जहां पर नदी समुद्र से मिलती है, जबकि डेल्टा जो होता है वो इलाका होता है जहां नदी समुद्र से मिलती है। तो नदी अपना जितना भी तलछट होती है ना, वो नदी अपने मुहाने पर क्या कर देती है दोस्तों? जमा कर देती है। उसको हम क्या बोल देते हैं? डेल्टा। अभी मैनग्रूव्स आगे आएगा। मैनग्रूव पेड़ के नाम होते हैं, एस्चुरीज अलग होती है, मैनग्रूव्स होते हैं दे आर द वेजिटेशंस, उनके हिसाब से उनको बोलते हैं। रिवर जो है दोस्तों, नदी, अगर मैं बात करूं तो नर्मदा और तापी, ये ऐसी एस्चुरीज बनाती है। भारत के अंदर जितनी भी आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, सपोज दिस इज इंडिया, तो जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो वेस्ट की ओर जाती है, जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गया, माही, तो ये सारी की सारी कैसी हैं दोस्तों? आपका ये क्या करती हैं? आपका इधर अगर जो जाती हैं वो एस्चुरीज बनाती है, जो इधर जाती हैं वो सब क्या बनाती है? डेल्टा। जैसे महानदी, गोदावरी, कावी, कृष्णा, ये मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि भारत का ये भाग जो है ऊपर उठा हुआ है। शेप की बात करूं तो ये फनल शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। टाइड यहाँ पर बहुत ज्यादा आता है, यहाँ पर कम आता है। रीजन नियर टू द आपका एस्चुरीज आर नॉट फर्टाइल, बट यहाँ पर काफी फर्टाइल होते हैं। एक्सपोर्ट एक्टिविटी की बात करूं, सुटेबल फॉर द फिशरी एक्टिविटी, दीज आर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है, डेल्टा जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए बहुत सही है, और जो ये है एस्चुरीज, दीज आर सुटेबल फॉर दी किसके लिए? फिशिंग एक्टिविटीज के। यार आई थिंक बहुत ज्यादा डिसरप्शन हो रहा है, तो अभी मैं क्लास को क्या कर रहा हूँ? खत्म कर रहा हूँ, मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ना डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा बफरिंग हो रही है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो मैं इस क्लास को अभी एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।